तो सर बताएं, टॉक्सिक फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ऐसी कहानी पहली बार किसी भारतीय फिल्म में देखने में आ रही है। फिल्म कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसे हॉलीवुड में फिल्में बनती है। फिल्म गैंगवार पर आधारित है। यश एक खूंखार गैंगस्टर है। यश ने इसमें डबल रोल निभाया है। फिल्म में शुरुआत में ऐसा लगता है कि वायलेंस को बेवजह परोसा तो नहीं जा रहा है। कियारा आडवाणी जिनके रोल को लेकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी वल्गैरिटी सामने आने वाली है। सर, यश के करियर के बारे में आपका क्या सोचना है? यश का करियर बहुत शानदार रहा। वो मात्र 300 रुपये लेकर पहली बार थिएटर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पोछा लगाने तक का काम किया। जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था तब भी उसके पिता ने बस ड्राइवरी करनी नहीं छोड़ी। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कभी मैं बात करूंगा। फरिश्ता पे पीके फिल्म बनी है, सभी जानते हैं। केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री कपिल ईशापुरी जी। सर के उपन्यास फरिश्ता पर पीके फिल्म आधारित है। तो चलिए आज सर से जानते हैं यश की फिल्म टॉक्सिक के बारे में। तो सर बताएं, टॉक्सिक फिल्म कैसी लगी आपको? टॉक्सिक फिल्म मैंने देखी है, बहुत अच्छी लगी। इसका हाइप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इतना तगड़ा बना हुआ है कि भारत की बहुत कम फिल्मों का इतना बड़ा हाइप बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और यूके में तो इतने बड़े स्तर पर ये भारत की ऐसी पहली फिल्म है जो रिलीज की जा रही है। यस इस फिल्म में को प्रोड्यूसर भी हैं। इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, 600 से 800 करोड़ की बात की जा रही है। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज हुई है, इस वजह से भी इसका बजट कुछ बढ़ गया है। फिल्म लगभग 3.25 घंटे लंबी है। फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। फिल्म का संगीत भी मुझे अच्छा लगा। विशाल मिश्रा और दूसरे 2 संगीतकार हो रहे हैं, उन्होंने 2 गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो तबाही गाना बहुत अच्छा था, एक और गाना था वो भी लोगों के जुबान पर चढ़ेगा। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। फिल्म की कहानी बहुत जानदार है, बहुत अच्छी कहानी है। ऐसी कहानी पहली बार किसी भारतीय फिल्म में देखने में आ रही है। फिल्म कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसे हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं। फिल्म में यश के अलावा कई महिला किरदार हैं। किसी भारतीय फिल्म में पहली बार इतने सारे महिला किरदारों को लिया गया है। कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। उसके अलावा नयनतारा, उनकी भी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा तारा सुतारिया, उमा कुरैशी तथा रुक्मणी बसंत जो साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, इनके भी अच्छे रोल हैं। फिल्म गैंगवार पर आधारित है। फिल्म का जो प्लॉट है वो 1940 के दशक से 1970 के दशक तक जाता है। गोवा में सभी जानते हैं भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी पुर्तगाली शासन बना रहता है। वहाँ पर जो ड्रग कार्टेल है, जो उसका बहुत बड़ा शिकंजा है, उसी कार्टेल के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। जहाँ तक यश और दूसरे कलाकारों की बात है तो सभी कहीं ना कहीं गैंगवार में शामिल दिखाए गए हैं। यश एक खूंखार गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। कुछ कुछ केजीएफ की तरह ही है, लेकिन वैसा किरदार नहीं है। किरदार उससे अलग है। ये किरदार अपनी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझता है और जूझते हुए आगे बढ़ता है, परिपक्व होता है। फिल्म में कई तरह के मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाए गए हैं। इसमें यश की माँ और पिता दोनों का एक बड़े ही अजीब ढंग से कत्ल हो जाता है। उसका यश और उसकी बहन जो कि नयनतारा बनी हुई हैं, उनके मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यश एक ऐसे गैंगस्टर या ऐसे अपराधी के रूप में तब्दील हो जाते हैं जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को मारने में किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। वास्तव में जो बचपन से लेके अब तक उसने, उसकी बहन ने जो झेला है, जो बुरी स्थिति झेली है और जो ड्रग कार्टेल में वो उलझ गए हैं और गैंगवार में जो उलझे, उससे उनकी जो भावनाएं हैं वो अंदर दब गई हैं। उन्हें एक तरह से किसी तरह की फीलिंग नहीं होती है। कियारा आडवाणी पहली बार यश की ज़िंदगी में ऐसी महिला के रूप में आती है जो उसकी भावनाओं को पिघलाती है, जो कहीं ना कहीं पहली बार उसको एहसास होता है यश को, यानी कि जो उसका नाम है राया, राया नाम का जो किरदार यश निभा रहा है, राया को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर भी भावनाएं हैं और कियारा को भी महसूस होता है कि उसके अंदर भावनाएं हैं। उसकी बहन को भी लगता है कि उसका भाई पहली बार किसी महिला से सच्ची मोहब्बत करने लगा। इससे वो थोड़ी परेशान भी है। आगे बहुत अंतर्द्वंद चलता है। उसकी बहन की भी मौत हो जाती है, उससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बेटे से भी दूर हो जाता है, पत्नी से भी दूर हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अंत में पिता और पुत्र का बहुत तगड़ा एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाया है। और यश जो उसका किरदार राया है और जो उसके बेटे का किरदार है वो टिकट के रूप में, यश ने इसमें डबल रोल निभाया है। यश का किरदार बाद में बहुत परिपक्व रूप में सामने आता है और बहुत ही झंझावतों से गुजरता हुआ वो बहुत सारे इल्यूजन का भी शिकार हो जाता है। फिल्म में शुरुआत में ऐसा लगता है कि वायलेंस को बेवजह परोसा तो नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहानी बढ़ती है तो उसमें भावनाएं उभरती हैं, मानवीय घटनाएं सामने आती हैं और वो दर्शकों को अंदर तक बांध लेती है।
डायलॉग फिल्म के बहुत अच्छे हैं, दर्शक बहुत बार तालियां बजाते हैं। यश ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सभी महिला किरदारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। कियारा आडवाणी जिनके रोल को लेकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी वल्गैरिटी सामने आने वाली है, लेकिन उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। यश और कियारा की एक्टिंग बहुत शानदार है फिल्म में। 26 तारीख के सुबह 6 बजे तक फिल्म 65 करोड़ की एडवांस बुकिंग केवल भारत में कर चुकी है। इससे फिल्म की हाइप का पता चलता है, पूरी दुनिया में इसकी हाइप। यश जो है केवल पैन इंडिया स्टार ही नहीं है, वो अब ग्लोबल स्टार बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी है। सर, क्या फिल्म अपने आप में कोई संदेश भी देती है क्या? वैसे तो हर एक फिल्म का कोई ना कोई संदेश होता है, चाहे वो लव के ऊपर हो, चाहे वो हिंसा के ऊपर हो, लेकिन फिल्म अपने आप में कोई ना कोई संदेश जरूर छोड़ती है, कोई भी फिल्म हो। लेकिन इस फिल्म का जो संदेश है वो मुझे यही लगता है, मैं अभी बता भी चुका हूँ, कि कैसे एक परिवार जो है एक अजीब सी हिंसा और अजीब से अपराध में शामिल हो जाता है, और कैसे वो जो बच्चे हैं, दो जो भाई बहन हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में बड़ी बहन जो है छोटे भाई की परवरिश करती है, तथा कैसे दोनों के मन पे इतना विपरीत प्रभाव पड़ता है कि उन्हें इतने लोगों का मर्डर करने में या इतना बड़े गैंगवार में शामिल होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे व्यक्ति की भावनाएं दब जाती हैं, और फिल्म ये भी दिखाती है कि व्यक्ति की भावनाएं कितने ही अंतर्मन में छिप जाएं, कितना भी बुरा व्यक्ति हो जाए या कितना भी बुरा व्यक्ति हमें दिखाई दे, लेकिन वो भी व्यक्ति ही होता है, वो भी मनुष्य ही होता है, उसमें भी वैसी भावनाएं होती हैं जैसी सभी लोगों में होती है। बस उन भावनाओं को सतह पर लाने वाला कोई व्यक्ति उसके जीवन में आना चाहिए, और जब वो भावनाएं सतह पर आ जाती हैं तो व्यक्ति में गिल्ट पैदा होता है और वो सुधार की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। भले ही जब व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है उसकी वापसी असंभव हो जाती है, लेकिन वो कोशिश करता है, और उन्हीं अंतर्द्वंदों में उलझकर वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संघर्षों से गुजरता है, और वो भले ही उसका जीवन नष्ट हो गया, भले ही उसका जीवन गलत दिशा में चला गया हो, लेकिन उसका जीवन बहुत सारे मनुष्यों को ये सिखाता है कि कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, मनुष्य को मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। बुरा रास्ता बुराई होता है, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से जो साइकोपैथ क्रिमिनल होते हैं, जो मारने के शौकीन होते हैं, हालांकि मारने का शौकीन तो नहीं था, उस तरह का साइकोपैथ तो ये नहीं था, ये तो बस एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, राज करना चाहता था गोवा पे, और साइकोपैथ होता तो सुधार भी नहीं होता, लेकिन उसके करीब था। फ्रायड जिन्होंने मनोविज्ञान पे बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उन पर काफ़ी व्यापक रूप में चर्चा की है। आजकल तो आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि हर व्यक्ति में सुधार संभव है, और ऐसे व्यक्तियों को सही चिकित्सा मिले और सही रूप में उनको रिहैब किया जाए तो उनमें सुधार हो सकता है। सर, तो बताएं आपको फिल्म का डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा डायरेक्शन है। गीतू मोहनदास जो है एक महिला डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इससे पहले भी उनकी 2 फिल्में आ चुकी हैं और क्रिटिक्स ने उनकी काफ़ी बड़ाई की थी। गीतू मोहनदास के काम की बड़ाई तो प्रसिद्ध डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी की है। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है इस फिल्म में, इतना अच्छा डायरेक्शन किया है कि कोई भी पुरुष डायरेक्टर उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। गीतू मोहनदास ने इस फिल्म में महिला गैंगस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं वीमेन एम्पावरमेंट की बात भी कहने की कोशिश की है। सर, यश के करियर के बारे में आपका क्या सोचना है? यश का करियर बहुत शानदार रहा है। यद्यपि फिल्मों की संख्या उतनी उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कन्नड़ सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था। उनका जो फिल्मी करियर है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। वो बहुत ही छोटे परिवार से आए हैं, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आए हैं। उनके पिता कर्नाटक में एक सरकारी बस ड्राइवर रहे हैं, लेकिन उनके पिता ने उनमें बहुत अच्छे संस्कार दिए तथा उनको पढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया, जो उन्होंने पिछले कई इंटरव्यू में बताया भी है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पिता उनको बहुत मारते भी थे, लेकिन उन्हीं के दिखाए रास्ते पर वो आज यहाँ तक चलकर पहुँचे हैं। वो अपनी बहन और पिता दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वो मात्र 300 रुपये लेकर पहली बार थिएटर पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने पोछा लगाने तक का काम किया। उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, मुझे लगा ये बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने कहा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही कहा है, बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा कहा कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। यश ने कहा व्यक्ति के लिए काम छोटा है बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के लिए जरूरी है किस काम में उसे आनंद आता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी पुरस्कार को प्राप्त करने से ज़्यादा पोछा लगाने में ज़्यादा आनंद आता हो, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। उसने ये भी बताया कि जब वो मशहूर हो गया था, जब उस पर बहुत सारा पैसा हो गया था, जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था, तब भी उसके पिता ने बस ड्राइवरी करनी नहीं छोड़ी। उसके पिता का ये कहना था कि बेटा जो तेरे माध्यम से मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो मेरे लिए फेक है, वो मेरा नहीं है। ठीक है मुझे खुशी है, लेकिन वो मेरा नहीं है। मेरा काम है बस को चलाना, बस की ड्राइवरी करना, मुझे उसी में मज़ा आता है। मेरे जो बस ड्राइवर हैं, दूसरे साथी जो कोलीग हैं, मुझे उनके साथ बैठने में, उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। तो इतने अच्छे संस्कार उन्होंने दिए।
जबकि आप बॉलीवुड में देखिए कितना दिखावा है। आप बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को देखिए ना, जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो कैसे बात करते हैं, कितने स्टाइल में बात करेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। अरे तुम हिंदी फिल्मों के हीरो हीरोइन हो, अंग्रेजी में सब बात करेंगे, इन्हें शर्म नहीं आती अंग्रेजी बोलते हुए। इनमें बहुत दिखावा है। ये जमीन से कटे हुए लोग हैं बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ यहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जमीन से कटे हुए। साउथ इंडस्ट्री में यही चीज़ है, वहाँ लोग जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। यस एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जो पानी संबंधी तथा अनेक सामाजिक कार्यों को करती है। तो यस ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और जब कोई व्यक्ति इतने निचले पायदान से उठकर ऊपर पहुंचता है तो वो अपने प्रतिभा के दम पर ही पहुंचता है। यानी कि उनमें प्रतिभा एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई है। वो प्लेबैक सिंगर भी हैं, उन्होंने 2 फिल्मों में गाने भी गाए, हालांकि वो मानते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर नहीं हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। ये सभी ने देखा जब उनकी केजीएफ फिल्मों की सीरीज आई। केजीएफ चैप्टर 1 सभी जानते हैं 2018 में आई, और पूरे देश में यस एक पैन इंडिया स्टार के रूप में उभर कर सामने आए। 2022 में जब केजीएफ चैप्टर 2 आए तब तो यस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चित हो गए, बहुत बड़े स्टार वो बन चुके थे। उसके बाद उन पर बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने कोई स्वीकार नहीं की। प्रशांत नील जिन्होंने दोनों केजीएफ का डायरेक्शन किया है, वो केजीएफ 3 पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास रामायण जैसी फिल्म है जिसका बजट 4000 करोड़ है, 2 पार्ट में बनाई जा रही है। एक 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा पहला पार्ट उसका, और दूसरा 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा। इसमें यश जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब रामायण का ट्रेलर आया था, जो उन्होंने रावण का किरदार निभाया था, उसकी क्लिप्स देखकर दर्शक पागल हो गए थे। बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस सामने आया था। तो वो बहुत सोच समझकर फिल्में कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएंगे, और हो सकता है एक दिन भारत के वो सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन जाए। सर, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आजकल ज़्यादा अच्छी फिल्में क्यों बन रही हैं? साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से अच्छी फिल्में बनती आई हैं। आप कभी टीवी पर जाकर देखिए, जो बहुत सारे चैनल हैं जिन पर फिल्में आती हैं, बहुत सारी डब्ड फिल्में साउथ की चलती रहती हैं। आप पाएंगी कि उन चैनलों पर अधिकतर साउथ की डब्ड फिल्में ही चल रही हैं। दर्शकों को वही ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उनको बार बार देखना अच्छा लगता है। उनमें अच्छी कहानी होती है, अच्छा कंटेंट होता है, और उनका संदेश भी अच्छा होता है। बॉलीवुड में आप देखिए पिछले 30 साल में क्या है, बॉलीवुड की आप 30 साल की फिल्मों को देखिए, खासकर पिछले 25 साल में तो बहुत अच्छी फिल्में मेरे समझ में नहीं आई हैं। कैसी फिल्में, एक ही जैसी, कोई त्रिकोणीय प्रेम होगा या बेमतलब की मारधाड़ होगी, कोई संदेश खास नहीं होता है। तो बॉलीवुड में जो कंटेंट है वो खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह है बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और परस्पर गुटबाजी। एक कहता है कि भाई तू प्रोड्यूसर बन जा, एक प्रोड्यूसर कहता है चलो मैं प्रोड्यूसर हूँ तू डायरेक्टर बन जा। हीरो किसे ले लें, चलो उसको ले लेते हैं, हीरोइन किसको ले लें, उसको ले लेते हैं। कहानी में वो भले ही फिट ना बैठते हो, लेकिन उनको ले लेंगे। एक दूसरे संबंध निभाते हैं। उसने उसके बेटे को मौका दे दिया, दूसरे ने उसके बेटे को मौका दे दिया, फिर तीसरे ने उसकी बेटी को दे दिया, और चौथे ने उसकी बेटी को दे दिया। एक दूसरे के बेटे बेटी को प्रमोट करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। हालांकि ये सब साउथ में भी होता है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं होता। आप देखिए बॉलीवुड में अच्छे डायरेक्टर, अच्छे कहानी लिखने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले या नए हीरो हीरोइन कहाँ एंट्री हो पा रही है। एंट्री हो भी जाती है तो बाद में ऐसा कुछ इनका बना हुआ है आपस में, जो पुराने हीरो जमे हुए हैं, कि नए हीरो को धीरे धीरे साइड लाइन कर देते हैं। उन्हें बड़े बजट की फिल्में नहीं मिल पाती है। नए हीरो की फिल्म बने कितनी, 20 करोड़ में, और किसी पुराने हीरो की बनेगी 300 करोड़ में, 400 करोड़ में, 500 करोड़ में। तो बजट का असर पड़ता है। जब पैसे ज़्यादा होंगे तो कहानी भी मिल जाएगी। और उन हीरो का पहले से नाम भी है, भले उनकी एज हो गई हो, मतलब 60 साल से ऊपर के हीरो चले जा रहे हैं। क्यों? उन पे खुद का भी पैसा है। और जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो पता नहीं क्यों रिस्क लेना ही नहीं चाहते बॉलीवुड में। नए लोग उतना मौका देते ही नहीं, देते हैं तो फिर उनको बेचारों को साइड लाइन कर देते हैं। तो जब आप नए लोगों को प्रमोट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे, केवल पुराने स्टार्स को रिपीट करते रहोगे, पुराने स्क्रिप्ट राइटर को लेते रहोगे, पुराने लेखकों को लेते रहोगे, पुराने डायरेक्टर को लेते रहोगे, तो फिर आपके यहाँ अच्छी फिल्में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काकस बनाए हुए हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कभी मैं बात करूंगा। फरिश्ता पे पीके फिल्म बनी है, सभी जानते हैं, केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वो दूसरे के ऐसे ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से कहानी कहीं से ले ली, उठा ली किसी की। अगर किसी की कहानी लेनी है तो उससे परमिशन लो, ईमानदारी से उसको भी जो प्रॉफिट होना उसको प्रॉफिट दो, उसकी राय भी लो, तो उसको भी कुछ फायदा होगा, वो भी आगे लिखेगा। तो यहाँ तो दूसरे का हिस्सा मानने पे लोगों का जोर रहता। अभी आदित्य धर जिनकी धुरंधर सीरीज आई थी, उन्होंने भी खुद कहा कि उनकी बहुत सारी कहानियां दूसरों ने चुरा ली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अंत धुरंधर दी। इतना बड़ा डायरेक्टर कह रहा है, और भी बहुत सारे। यहाँ तो दूसरों की स्टोरी चुराने के चक्कर में रहते हैं, दूसरे के काम को अपना बनाने के चक्कर में रहते हैं। जुगाड़ से आप थोड़े बहुत हिट हो सकते हो, लेकिन आप वैश्विक फलक पर अपनी पहचान नहीं बना सकते हो। साउथ में अच्छी कहानियों को महत्व दिया जाता है,
वैल्यू दी जाती है। अभी देखो यश को, वो कितना अच्छा आदमी, जो उसका बॉडी गार्ड था उसने देखा कि अच्छी एक्टिंग कर सकता है, उसे उसने बहुत बड़े विलेन में तब्दील कर दिया। और यश ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि भाई मैं तो चाहता हूँ वो हीरो बने, वो मना कर देता है। वहां इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ तो बस मैं ही ऊपर रहूं, हमेशा मैं रहूं, यहाँ फ्यूडल मेंटेलिटी है। हिंदी भाषी में, फिल्मों में नहीं, हर क्षेत्र में इनकी राजनीति में फ्यूडल मेंटेलिटी, इनकी राजनीति में फ्यूडल मेंटेलिटी आपको मिलेगी। इनके जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हो चाहे प्राइवेट अधिकारी कर्मचारी हो, सब में फ्यूडल मेंटेलिटी मिलेगी। इनके जो अपब्रिंगिंग होती है हिंदी बेल्ट में, वो अपब्रिंगिंग फ्यूडल मेंटेलिटी से जुड़ी होती है। उसको ये छोड़ नहीं पाते, मजबूर है बेचारे, इनका पालन पोषण ही गलत हो रहा है। मैं नहीं कह रहा सब परिवार ऐसे हैं, सब वो हैं, कुछ सुधारात्मक तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप जैसी अपब्रिंगिंग होगी, उस मनोदशा से कैसे निकलोगे? आप जहां जाओगे वही गंदगी साथ लेके जाओगे। जैसे अपब्रिंगिंग आपकी हुई है वैसी मनोदशा को लेके जाओगे ना। चाहे फिल्मों में जाओ, चाहे आप क्रिकेट में जाओ, चाहे आप राजनीति में जाओ, चाहे आप अधिकारी बनो, बड़े अधिकारी बनो, आपकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, जो आपकी मनोदशा है, जो आप में जातिवादी गंदगी घुसी हुई है, जो सामंतवादी मानसिकता घुसी हुई है, उसको नहीं छोड़ोगे। जहां बैठोगे चार आदमियों के साथ, तुरंत उसी पे चर्चा करने में तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि वही सीखा है। जो सीखा है उसी में आपको आनंद आएगा ना, उसी में रस मिलेगा। आप उस घेरे से कभी बाहर नहीं निकलते हो। तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस इस क्षेत्र में अपब्रिंगिंग गलत हो रही है। एजुकेशन भी कम है साउथ से, सामाजिक मानकों पर भी हम साउथ से पिछड़े हुए हैं। तो साउथ इंडस्ट्री इसलिए भी आगे जा रही है। इसलिए आप वहाँ देखिए, राजा मौली कैसी फिल्म बनाते हैं, बाहुबली जैसी फिल्म बनाते हैं। दो बाहुबली जैसी फिल्म बनाई उन्होंने। पूरी दुनिया में जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, उसका झंडा सबसे ऊंचा किसने फहराया? राजा मौली, बाहुबली फिल्मों के माध्यम से। उसके बाद उनकी RRR आई, पुष्पा जैसी 2 फिल्में कितनी अच्छी अल्लू अर्जुन की आई हैं। कौन सी फिल्म है ऐसी बताइए बॉलीवुड में? एक भी फिल्म बताइए जो पुष्पा जैसी हो। इनकी यश की KGF के बारे में बता ही चुका हूं, कितनी शानदार फिल्म है, पूरी दुनिया में उनको सराहा गया। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है यश की, टॉक्सिक। ये भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली है जहां तक मुझे लगता है, और दर्शकों को इसे प्यार देना चाहिए। अभी भी जो लाइन में साउथ की फिल्में लगी हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे कल की भी आने वाली, कल की का दूसरा पार्ट आने वाला, प्रशांत नील KGF 3 बनाएंगे ही बनाएंगे। राजा मौली बनारस पे काम कर रहे हैं। स्प्रिट भी आने वाली प्रवास की, जिसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। एक से एक अच्छी फिल्में वो लाइन्स हैं, और नए नए डायरेक्टर उभर रहे हैं वहाँ पे। और बॉलीवुड वाले खुद भी वहीं के डायरेक्टर, वहीं के लेखकों को खोज रहे हैं। और अब तो यह हालत हो गई कि हीरोइन वगैरह भी वहां की लेना चाह रहे हैं। तो साउथ में एक से एक बड़ी फिल्मों पे पैसा लगाया जा रहा है। और तेलुगु तमिल सिनेमा तो बहुत आगे वहां थे ही, और अब यश के माध्यम से कन्नड़ सिनेमा भी पूरी दुनिया पर छाने लगा है। कोई इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी नहीं होती, उनमें लोग कैसे काम करने वाले हैं, लोग कैसे अपब्रिंगिंग से आ रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो कैसे सोशल मानकों पर पढ़ बढ़ के आए हैं, कैसी उनकी एजुकेशन रही है, उनका सामाजिक व्यवहार कैसा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी सेक्टर आगे बढ़ता है। तो यहाँ का मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गंदे हैं, यहाँ भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन जब तक ये अपनी अपब्रिंगिंग नहीं सुधारेंगे, जब तक आम आदमी को आगे बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, जब तक ये बॉलीवुड वाले बड़े दिल वाले नहीं बनेंगे, तब तक इनके यहाँ बड़ी फिल्में नहीं बन सकती। अगर ये सोच रहे हो हम 1000 करोड़ लगा के, 500 करोड़ लगा के हम बड़ी फिल्म बना लेंगे और किसी भी पुराने मेगा स्टार को लेके हम फिल्म हिट कर लेंगे, हाँ हिट कर लोगे आप प्रचार से और अपने जुगाड़बाजी से आप हिट तो कर लोगे, पैसा भी निकाल लोगे, लेकिन उससे जनता बहुत जल्दी भूल जाएगी, उसको फिर से देखने नहीं जाएगी। जैसे कि साउथ की फिल्मों को बार बार लोग देखते हैं। अभी भी नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर आप जाते हो तो साउथ की फिल्मों को ही खोजते हो, सबसे पहले उन्हीं को देखना पसंद करते हो। जो बॉलीवुड के टॉप स्टार हैं, जो कि बहुत पैसा कमाने वाली फिल्में बना रहे हैं, उनको बार बार देखना कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो कंटेंट ही नहीं है, वो सामाजिक संदेश ही नहीं है। आशा करते हैं बॉलीवुड वाले अपने अंदर सुधार लाएंगे, वरना बॉलीवुड का भविष्य बहुत अंधकार में है। साउथ इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है। आशा करते हैं बॉलीवुड का भी भविष्य उज्जवल रहे और पूरे भारत की इंडस्ट्री को एक ही माना जाए, उसे साउथ या बॉलीवुड में ना बांटा जाए। और अब इधर ऐसा पैटर्न देखने में भी आ रहा है। साउथ के फिल्म स्टार को पहले उत्तर भारत वाले इतनी वैल्यू नहीं देते थे, इतनी इज्जत नहीं देते थे, लेकिन जब उनकी अच्छी फिल्में आने लगी तो यहाँ के दर्शक वहाँ के स्टार्स को बहुत वैल्यू देते हैं। पहला पैन इंडिया सुपरस्टार असल मानने में कौन था? प्रभास। हालांकि उससे पहले रजनीकांत भी पैन इंडिया लेवल पे बहुत काम कर चुके हैं, और रजनीकांत से बड़ा एक्टर तो मुझे कोई लगता नहीं, उनसे बड़ा सुपरस्टार भी मुझे कोई नहीं लगता भारत में। 70 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, अभी वो हिट पे हिट दिए जा रहे हैं। जेलर 2 उनकी आने वाली है, और प्रभास भी लगातार अच्छी फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे जो लगता है अल्लू अर्जुन और यश, ये दोनों जो हैं साउथ में अभिनेता के रूप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। इनका मुकाबला बॉलीवुड में इन फ्यूचर शायद ही कोई कर पाएगा। बॉलीवुड में अगर इनका कोई मुकाबला करेगा तो वो केवल एक नाम है, रणबीर कपूर।
रणबीर कपूर वाकई में अपने काम से काम रखते हैं। वो बिना मतलब के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसते हैं, सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। उनको भी नाम नहीं मिला, जो पुराने हीरो हैं ना, ये किसी को जमने नहीं देते। रणबीर कपूर को भी नहीं जमने दिया इन्होंने, उनकी बीच में कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं आने दी। अरे पता नहीं बहुत सेटिंग चलती है बॉलीवुड में, क्या कहें। अभी इनको छोड़ देने चाहिए वो प्रपंच, ताकि जो काबिल लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। रणबीर कपूर वाकई में बहुत काबिल एक्टर हैं, वो बॉलीवुड के सबसे बड़े जो सुपरस्टार हैं इस समय, और सबसे बड़े एक्टर हैं। अब से नहीं, वो पिछले 15 साल से सबसे बड़े एक्टर हैं और सबसे बड़ा सुपरस्टार उन्हें होना चाहिए था। ऋतिक रोशन भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उनको भी बहुत बड़े बैनर अपनी फिल्मों में नहीं ले पा रहे। सही लोगों को आने दो, जो वास्तव में बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं उनको आगे बढ़ने दो। बॉलीवुड अपने अंदर सुधार करे, बहुत क्षमता है, बहुत पैसा है। अगर सुधार करेंगे और साउथ वालों से मिलकर चलेंगे, उनसे सीखेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है। हॉलीवुड के पास हम देख रहे हैं बहुत अच्छी कहानियां नहीं है, भारत के पास बहुत अच्छी कहानियां हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत कहानियां हैं, और भी कहानियां इनको मिल सकती हैं अगर आम लोगों को ईमानदारी से स्क्रिप्ट का पैसा दें, उनकी कहानी का पैसा दें, चोरी ना करें। इन्हें बहुत स्क्रिप्ट मिल सकती है, बहुत अच्छी कहानियां मिल सकती हैं, बहुत अच्छे एक्टर मिल सकते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर मिल सकते हैं, और भारत को रोकने वाला फिर दुनिया में कोई सामने नहीं आने वाला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।